साथियों नमस्कार, मैं विजय सिंह आज आपके समक्ष इन्वेंटरी कंट्रोल के एडवांस मेथड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आगामी एलडीसी एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा प्रयास है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अभ्यर्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना। हमारे द्वारा एक ऑनलाइन बैचेज भी शुरू किए जा रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं टीम बंस क्लासेस के द्वारा। आप लोग डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस पेपर्स, मॉडल सेट आदि के बारे में और सब्जेक्टिव मटेरियल डिटेल्स के बारे में आप टीम बंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेरों प्रैक्टिस पेपर, ढेरों क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन सहित सॉल्व कराए जाएंगे। साथियों, इन्वेंटरी कंट्रोल किसी भी निर्माणी में बहुत ही अहम रोल प्रदान करता है। इस वीडियो को आप भली भांति 2-3 बार अवश्य देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है और इस वीडियो में लगभग 20 से 22 एडवांस कंट्रोल मेथड्स बताए गए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनके लिए प्रैक्टिस पेपर आप टीम बंस क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। इन्वेंट्री का अर्थ होता है माल सूची। फैक्ट्री में एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर इन्वेंट्री रजिस्टर होता है, जिसमें खरीद फरोख्त का जनरली 10,000 और सेल्फ लाइफ 1 साल कीमत वाले आइटमों को दर्ज करना होता है। उसी को इन्वेंट्री कहा जाता है। हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का पहला और अति महत्वपूर्ण मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, यह मटेरियल इंग्लिश और हिंदी में प्रोवाइड किया जा रहा है। EOQ is the ideal order quantity a company should purchase to minimize cost, including ordering and holding cost. EOQ का फार्मूला होता है √2DS/H। D है एनुअल डिमांड और S है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, H है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। EOQ का मतलब है किफायती मात्रा में ऑर्डर करना। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि यदि एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स है और ऑर्डरिंग कॉस्ट $50 पर ऑर्डर है और होल्डिंग कॉस्ट ₹2 पर यूनिट के हिसाब से आती है, तो हमारी EOQ 500 निकल के आती है। इसका मतलब है जो ऑर्डर किया जाएगा वो 500 यूनिट का ऑर्डर होगा। अगला इन्वेंट्री कंट्रोल के तहत आता है क्या बात है, फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी, फिक्स सबसे मतलब क्लियर हो रहा है कि फिक्स का मतलब है एक निश्चित मात्रा में ही ऑर्डर करना। इस सिस्टम वेयर फिक्स क्वांटिटी इज ऑर्डर व्हेनेवर इन्वेंट्री रीचेज ए स्पेसिफिक रीऑर्डर पॉइंट। इसका फार्मूला होता है रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, जहां पर डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, एक्सपेक्टेड यूजेज ड्यूरिंग द लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक होता है एडिशनल इन्वेंट्री फॉर अनसर्टेनिटीज, सेफ्टी लेवल। यह एक प्रणाली है जिसमें क्वांटिटी की एक निश्चित मात्रा के आधार पर इन्वेंट्री परचेज की जाती है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला हमारा आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड।
Weighted average cost method is also the most important methods for inventory control in point of view of the LDC exam held in 2025. Weighted average cost method बराबर total cost of inventory ऑब्लिक total units of inventory। ये एक फार्मूला होता है, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। उदाहरण भी दिया गया है। भारित औसत लागत, यह विधि समान वस्तुओं की औसत लागत के आधार पर इन्वेंट्री लागत की गणना करती है। भारित औसत लागत बराबर होता है फार्मूला इन्वेंट्री की कुल लागत बटे इन्वेंट्री की कुल इकाइयां। उदाहरण के रूप में यदि 100 यूनिट 10 रुपए प्रति डॉलर और 200 यूनिट 12 रुपए प्रति डॉलर यूनिट पर खरीदी गई हैं, तो भारित औसत लागत यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से 11.33 प्रति यूनिट निकल कर आएगा। अगला हमारा मेथड आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर काफी सवाल आते हैं। जो हमारा एग्जाम होने वाला है, एग्जाम टू बी हेल्ड इन 2025, it is also important. COGS, cost of goods sold, to the direct cost attributed to the production of goods sold in a company। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, COGS बराबर बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। If beginning inventory is 5,000, purchase or 2,000 and ending inventory is $1,000, कॉस्ट निकलेगा 6,000। बिक्री योग्य वस्तुओं की लागत हिंदी में देखिए, कॉस्ट का तात्पर्य कंपनी द्वारा बेची गई वस्तुओं की उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत से है। फार्मूला होता है बिक्री की लागत बराबर प्रारंभिक इन्वेंट्री प्लस खरीद माइनस अंतिम इन्वेंट्री। उदाहरण, यदि प्रारंभिक इन्वेंट्री $5,000, खरीद $2,000 और अंतिम इन्वेंट्री $1,000 है, तो बिक्री की लागत 6,000 निकल के आती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यह भी महत्वपूर्ण फार्मूला है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब है दिस मेजर हाउ इफिशिएंटली इन्वेंट्री इज मैनेज्ड एंड रिप्लेस्ड, यानी साल में कितनी बार इन्वेंट्री का टर्नओवर होता है, ये बताता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट बटे एवरेज इन्वेंट्री। एग्जाम्पल, यदि कॉस्ट $6,000 है और एवरेज इन्वेंट्री $2,000 है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा 6,000 बटे 2,000, 3। इन्वेंट्री टर्नओवर यह मापता है कि इन्वेंट्री का प्रबंधन और प्रतिस्थापन कितनी कुशलता से किया जा रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात इक्वल टू बिक्री लागत बटे औसत इन्वेंट्री। उदाहरण, यदि बिक्री लागत $6,000 है और औसत इन्वेंट्री 2,000 है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात बराबर होगा 6,000 बटे 2,000, जो 3 निकल के आएगा। अगला है रीऑर्डर पॉइंट, ROP। इस पर भी काफी सवाल बने हुए हैं और इसके फार्मूले पिछले पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो विद्यार्थियों या भाइयों या साथियों, आप लोग इसको भी याद करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी हमने फार्मूले इसमें इंपॉर्टेंटली शामिल किए हैं। ROP is the level of inventory that triggers a replenishment order, मतलब प्रतिपूर्ति के लिए ऑर्डर प्लेस करना का वह लेवल ROP कहलाता है। ROP का फार्मूला होता है एवरेज डिमांड इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। एग्जाम्पल देखिए, इफ एवरेज डिमांड इज 50 यूनिट पर डे, लीड टाइम इज 5 days एंड सेफ्टी स्टॉक इज 1,000 यूनिट, तो ROP ये हो जाएगा इक्वल टू 50 into 5 plus 100, दैट मीन्स 350 यूनिट। ऑर्डर बिंदु, पुनः ऑर्डर बिंदु हिंदी में कहते हैं पुनः ऑर्डर बिंदु। रीऑर्डर पॉइंट, ROP वह इन्वेंट्री स्तर है जो पुनः
पुनः पूर्ति ऑर्डर को सक्रिय करता है। दैट मीन्स एक ऐसा क्रिटिकल लेवल से ऊपर जिसका जब इन्वेंट्री हमें ऑर्डर के लिए सूचित करता है तो वो आरोपी कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। दिस मेथड assign a predetermined cost to inventory rather than using actual cost. If the standard cost per unit is $15 and 200 units are produced, total cost equal to 15 into 200 should be 3,000. If यदि टोटल कास्ट बराबर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और फार्मूला से टोटल कॉस्ट निकाली जा रही है 15 इंटू 200 बराबर 3000। मानक लागत विधि हिंदी में देखिए, यह विधि इन्वेंट्री को वास्तविक लागत के बजाय एक पूर्व निर्धारित लागत प्रदान करती है। यदि प्रति यूनिट मानक लागत $15 है और 200 यूनिट का उत्पादन होता है तो कुल लागत बराबर 15 गुणा 200। अगला देखिए, बस स्लो स्लाइड चल रही है। जस्ट इन टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जीआईटी हमारी आज की आधुनिक कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी एक्ट के तहत जीआईटी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है क्योंकि इसमें कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती है। डेफिनेशन देखते हैं। जस्ट इन टाइम जीआईटी इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम aimed at minimizing inventory levels by ordering goods only when they are needed in the production process. It helps reduce waste, improve efficiency, and lower storage cost. इसके एडवांटेज हैं लोअर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, improved product quality, reduction in waste. Formula: while GIT does not have a specific formula, it involves calculating the demand rate and lead time to ensure material arrive exactly when needed. सर कोई फार्मूला है नहीं, जब हमें इन्वेंट्री की आवश्यकता होती है तभी ऑर्डर किया जाता है। हिंदी में देखते हैं। जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य स्टॉक स्तर को न्यूनतम रखना है, जिसमें वस्तुएं केवल तब ऑर्डर की जाती हैं जब वे उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक होती हैं। इसका उद्देश्य अपव्यय को कम करना है, दस्ता बढ़ाना और भंडार लागत को कम करना है। सुविधाएं जीआईटी से क्या मिलती हैं? यह होल्डिंग लागत को कम करता है, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करता है, अपव्यय यानी खर्चे में कमी करता है। जीआईटी का कोई विशिष्ट फार्मूला नहीं होता, लेकिन इसमें मांग दर और लीड टाइम की गणना की जाती है ताकि सामग्री ठीक समय पर पहुंच सके। लीफो और फीफो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन पर भी काफी सवाल आते हैं। लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। डेफिनेशन: लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट is an inventory management method where the most recently purchased items are sold or used first. LIFO focus on the cost of most recent items being sold first. Most recent item being sold first. Example देखिए, कि company has a following inventory 100 units at a $10 each, 200 units at a $12 each, 150 units at a $15 each. If they sell 200 units under LIFO, the cost of goods sold would be calculated using the 200 units at $15. आप समझ सकते हैं, यदि 100 यूनिट्स खरीदते हैं, 200 खरीदते हैं, जो लास्ट रेट होता है यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 100 रुपए 100 यूनिट्स जो 10 रुपए खरीदी थी वो हम 15 में बेच देंगे तो हमें फायदेमंद होगा। लीफो एक इन्वेंट्री प्रबंधन विधि है, हिंदी में देखिए, जिसमें सबसे हाल में खरीदी गई सामग्री को पहले बेचा या उपयोग किया जाता है।
LIFO में ध्यान केंद्रित किया जाता है कि सबसे हाल की सामग्री को पहले बेचा जाए। एक कंपनी के पास निम्नलिखित इन्वेंट्री है, आप देख सकते हैं। यदि वे 200 इकाइयां बेचते हैं तो LIFO के तहत लागत का हिसाब 15 रुपए पर 200 इकाइयों से किया जाएगा। हमारे टीम वर्क क्लासेस के चैनल में काफी इस पर प्रैक्टिस पेपर में प्रश्न समाहित किए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO। FIFO is an inventory management system here the oldest inventory item first are used or sold first. FIFO used the cost of the oldest inventory items for calculating the cost of goods sold. A company has the following inventory. Suppose 100 units at $10 each, 200 units at $12 each, 150 units at a $15 each. And 150 means 150 units at $15 each. If they sell 200 units FIFO, the cost of goods sold would be calculating using 100 units at 10 and 100 units at 12. FIFO एक इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली है जिसमें पुरानी सामग्री पहले बेची या उपयोग की जाती है। अगर पहले हमने 100 रुपए में 100 यूनिट्स 10 रुपए डॉलर पे $10 प्रति ईच खरीदा था, तो पहले अगर बेचेंगे पहले के आधार पर, अब रेट है 15 तो हमें घाटा होगा। इसलिए FIFO कंपनियां बहुत कम यूज करती हैं और इसमें लागत और प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि पहले हमारे 10 में खरीदेंगे, अगर उस आधार पर बेचेंगे तो हम अब जो रेट लास्ट में आए हैं 15 के हैं तो हमें 10 में ही बेचना पड़ेगा। इसलिए FIFO की जगह LIFO अधिक यूज होता है। हिंदी में आप देख सकते हैं, उदाहरण दिया गया है। FIFO के तहत सबसे पुरानी इन्वेंट्री की लागत का उपयोग किया जाता है और उदाहरण भी बताया गया है। आगे देखते हैं PERT। PERT का फुल फॉर्म भी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। डेफिनेशन देखिए, PERT is project management tool used to analyze and represent the task involved in completing a project. It's useful for inventory planning to determine the time required for each stage of production and delivery. फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड टाइम ET बराबर ऑप्टिमिस्टिक टाइम इंटू प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम ऑब्लिक 6। न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं। If the optimistic time is 3 days, most likely time is 5 days, and pessimistic time is 8 days, तो ET निकलेगा 3 + 4 × 5 + 8 ऑब्लिक 6। हल करने पर 5.33 दे जाता है। PERT एक परियोजना प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग परियोजना को पूरा करने में शामिल कार्यों का विश्लेषण करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह इन्वेंट्री योजना बनाने में उपयोगी है ताकि उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण के लिए समय का अनुमान लगाया जा सके। समीकरण उम्मीदित समय ET एक्सपेक्टेड टाइम बराबर आशावादी समय प्लस 4 इंटू सबसे संभावित समय प्लस निराशावादी समय ऑब्लिक 6। अगला आता है POK। PERT का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा गया है, आप फुल फॉर्म तो अच्छी तरह समझ ही लें। POK प्रोडक्ट ऑर्डरिंग कन्वन, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। POK is lean manufacturing method used to manage inventory. A visual signal conversion card is used to indicate when a product should be ordered. This is done to ensure inventory is available without overstocking. POK एक लीन विनिर्माण विधि है। आप समझते हैं कि लीन
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, इस पर नीचे प्रकाश डाला गया है, जिसका उपयोग इन्वेंट्री को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एक दृश्य संकेत कन्वर्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है, यह संकेत देने के लिए कि किसी उत्पाद को कब फिर से ऑर्डर किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि इन्वेंट्री उपलब्ध हो, लेकिन अधिक स्टॉक ना हो। कन्वर्ट सिस्टम देखिए, कन्वर्ट सिस्टम के बारे में। The conversion system is a visual inventory management method that helps to control the flow, materials or items in a production process. The term Kanban is a Japanese word that means shine board or billboard. It involves using cards or signal to trigger the movement or replenishment of inventory, ensuring that materials are available when needed without overstocking. How it works: in a conveyance system, a card is attached to each container of materials, which serves as a signal to reorder or replenish when stock levels are low. When a container is empty, the card is sent back to supplier or warehouse to signal that more inventory is needed. This reduces the risk of holding excess inventory while ensuring that materials are available just in time for production. Types of Kanban: production Kanban, withdrawal Kanban, supplier Kanban। अभी इसका हिंदी में भी मतलब समझ लीजिएगा, एडवांटेज भी देख लीजिएगा। आइए हिंदी में बताते हैं, क्योंकि भाई हमारे हिंदी भाषी अधिक हैं और हिंदी भाषा में कंफर्ट महसूस करते हैं। कर्मन प्रणाली का एक दृश्य कर्मन प्रणाली एक दृश्य इन्वेंट्री प्रबंधन विधि है जो उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री या आइटम्स के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। कानबन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है साइन बोर्ड या बिल बोर्ड। इसमें इन्वेंट्री की पुनः पूर्ति या मूवमेंट को ट्रिगर करने के लिए कार्ड्स या संकेतों का उपयोग किया जाता है। छोटे कार्ड या लेबल टाइप के लगा दिए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध हो और अधिक स्टॉक न हो। ये कैसे काम करता है? कन्वर्ट प्रणाली में प्रत्येक सामग्री कंटेनर से एक कार्ड जुड़ा होता है जो जब स्टॉक स्तर कम होता है तो पुनः ऑर्डर या पुनः पूर्ति के लिए संकेत के रूप में काम करता है। जब कंटेनर खाली हो जाता है तो कार्ड को सप्लायर या गोदाम में भेजा जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अधिक इन्वेंट्री की आवश्यकता है। इससे अधिक इन्वेंट्री रखने का जोखिम कम हो जाता है और सुनिश्चित होता है कि उत्पादन के लिए सामग्री समय पर उपलब्ध है। यह जीआईटी से मिलता जुलता है। कन्वर्ट कार्ड में छोटे छोटे लेबल होते हैं और जैसे ही आइटम खत्म हो जाते हैं तो लेबल से पता चल जाता है कि आइटम बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और सप्लायरों को सूचना दे दी जाती है। उत्पादन कर्वन के प्रकार देख लीजिए। उत्पादन कर्वन, प्रोडक्शन कर्वन, निकासी कर्वन, विड्रॉल कर्वन, सप्लायर कर्वन। अधिक आइटम बनाने की आवश्यकता का संकेत देने के लिए उत्पादन कर्वन का प्रयोग होता है। गोदाम से आइटम निकालने की आवश्यकता का संकेत देने के लिए उपयोग किया जाता है निकासी कर्वन। सप्लायर से सामग्री पुनः पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है सप्लायर कर्वन। इससे हमें बेनिफिट्स क्या हैं? अपव्यय और अतिरिक्त इन्वेंट्री को कम करता है, यानी अधिक खर्चा और हमारी अधिक इन्वेंट्री को मदद करता है मेंटेन करने में। उत्पादन प्रवाह को अनुकूलित करने में मदद करता है। उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बीच संवाद में सुधार करता है। इन्वेंट्री नियंत्रण में दक्षता और लचीलापन बढ़ाता है। सपोज एक कंपनी प्रतिदिन 500 इकाइयों का उत्पादन करती है। प्रत्येक उत्पादन लाइन में 500 इकाइयों का कंटेनर होता है। जब एक कंटेनर खाली हो जाता है तो कंबन कार्ड को गोदाम में भेजा जाता है ताकि सामग्री पुनः पूर्ति की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्पादन लाइन कभी भी सामग्री से बाहर ना हो और अत्यधिक स्टॉक भी ना हो। हमारे कॉर्पोरेट कंपनियों में कंबन सिस्टम यदि फॉलो होता है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलर प्रोडक्शन देयर। अब देखिए टीओसी टीओसी का फुल फॉर्म काफी बार पूछा गया है। थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, बाधाओं की थ्योरी है। डेफिनेशन इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। टीओसी, theory of constants, is a management methodology that focuses on identifying and eliminating the bottlenecks, constants in a production or inventory process to increase overall efficiency.
step in TOC transfer steps in TOC theory of constant के steps क्या होते हैं? Identify the constant, exploit the constant, subordinate everything else to the constants, elevate the constants, repeat the process. हिंदी में देखते हैं टीओसी एक प्रबंधन पद्धति है जो उत्पादन या इन्वेंट्री प्रक्रिया में बाधाओं कॉन्स्टेंट्स की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि समग्र दक्षता बढ़ाई जा सके। टीओसी के चरण बाधा की पहचान करें, बाधा का पूर्ण उपयोग करें, अन्य सभी कार्यों को बाधा के अनुसार संयोजित करें, बाधा को ऊंचा करें, प्रक्रिया को दोहराएं। आइए अगला देखते हैं ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन थ्योरी ओपीटी। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन मैक्सिमाइज थ्रूपुट while minimizing inventory and operating cost. It was developed by Dr. Eliyahu M. Goldratt, the creator of the theory of constant TOC. The primary goal of OPT is to optimize the flow of materials through the production system by identifying and eliminating bottlenecks. Core concepts of OPT: throughput, the rate at which a system generates money through sales, इसको throughput बोलते हैं. Inventory, the amount of money tied up in raw materials, work in progress, and finished goods. Operating expenses, the money spent to turn inventory into throughput. Steps in OPT: identifying the bottleneck constant. The first step in OPT is identifying the limiting factor, the constant in the production process. Explore the bottleneck, subordinate to the bottleneck, elevate the constants, repeat the process. आइए हिंदी में देखते हैं। थ्रूपुट की फार्मूला देखिए। थ्रूपुट सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इन्वेंट्री बराबर रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश्ड गुड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ एसोसिएट विद कन्वर्टिंग इन्वेंट्री इनटू थ्रूपुट। हिंदी में देखते हैं। परिभाषा: ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक उत्पादन प्रबंधन पद्धति है जो उत्पादन क्षमता को अधिकतम करते हुए इन्वेंट्री और संचालन लागत को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे डॉक्टर एलियाहू एम गोल्ड्राट द्वारा विकसित किया गया था, जो थ्योरी ऑफ कंस्टेंट्स टीओसी के निर्माता हैं। ओपीटी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन प्रणाली में सामग्री को अनुकूलित करना है, जिससे बाधाओं को पहचानना और समाप्त किया जा सके। ओपीटी के मूल सिद्धांत: थ्रूपुट, वह दर जिस पर प्रणाली बिक्री के माध्यम से पैसा उत्पन्न करती है। इन्वेंट्री, कच्चे माल, वर्क इन प्रोग्रेस और तैयार माल में बंधे हुए पैसे की राशि। फिनिश गुड, ऑपरेटिंग खर्च, वह धन जो इन्वेंट्री और थ्रूपुट में बदलने की खर्च किया जाता है। कदम: बाधा बॉटलनेक की पहचान करें। ओपीटी में पहला कदम उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा का पहचान करना है। बाधा का अधिकतम उपयोग करें। बाधा से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसकी पूरी क्षमता का उपयोग करना। बाधा के अनुसार अन्य कार्यों को समायोजित करना। सभी प्रक्रियाओं को इस प्रकार से समायोजित करें कि वे बाधा का समर्थन करें और संसाधनों का अपव्यय न हो। बाधा की क्षमता बढ़ाएं। यदि बाधा पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रही है तो उसकी क्षमता बढ़ाना। प्रक्रिया को दोहराएं। जब एक बाधा को दूर किया जाता है तो एक नई बाधा उभर सकती है, इसलिए यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। यदि एक उत्पादन संयंत्र में बाधा एक मशीन है तो ओपीटी का उद्देश्य उस मशीन को प्रदर्शन की अनुकूलित करना है, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना या सुनिश्चित करना है अन्य मशीनें उतना उत्पादन न करें जितना कि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाना या सुनिश्चित करना है कि अन्य मशीनें उतना उत्पादन ना करें जितना कि बॉटलनेक मशीन संभाल सकती है। आप इसको बार बार समझें, नया मटेरियल है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। अगला methods है ready set go. It is also Japanese terms. Ready set go is a methodology used to improve the efficiency of production process, particularly in lean manufacturing. It involves preparing all necessary components before starting production to ensure that there is no
downtime or delay once the process begins. Ready. This step involves gathering and organizing all materials, tools, and resources required for production in advance. Set in this step, workers set up machines and equipment for the production process, ensuring that they are ready for immediate use. Go. The final step is start production without any delay, ensuring smooth operation. Advantage: reduce production downtime, improved efficiency, ensure smooth flow and no interruption in production. एग्जाम्पल देख लीजिए, आइए हिंदी में लिखते हैं। रेडी सेट गो एक पद्धति है जो उत्पादन प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करने के लिए उपयोग की जाती है, विशेषकर लीन विनिर्माण में। इसमें उत्पादन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक घटकों की तैयारी करना शामिल है। प्रत्येक प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई डाउन टाइम या देरी ना हो। रेडी इस कदम में उत्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपकरण संसाधनों को पहले से इकट्ठा किया जाता है। सेट इस कदम में श्रमिक मशीनों और उपकरणों को उत्पादन के लिए तैयार करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए तत्काल उपयोग के लिए तैयार हो। वो मन जाओ। अंतिम कदम है उत्पादन की शुरुआत बिना किसी देरी के, जिससे प्रक्रिया की रुकावट से बचा जा सके। सुविधाएं: उत्पादन में डाउन टाइम को कम करता है, दक्षता में सुधार करता है, उत्पादन में कोई रुकावट नहीं होने की गारंटी देता है। उदाहरण: एक कार निर्माण संयंत्र में बिना किया लाइन शुरू करने से पहले दरवाजे, पहिए और इंजन जैसी सामग्री पहले तैयार से सेट की जाती ताकि उत्पादन शुरू होने से देरी न हो। थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद कर दिया है, क्योंकि आप इंग्लिश वर्जन पर अधिक फोकस करें। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिए इसलिए। अगला पॉइंट था यू आई डॉन। एक्चुअली ये टर्म जापानी टर्म में इनको कहा जाता है कि इनका शब्द इसमें होता है। यू आई डॉन का मतलब है रेडी टू गो। ये दोनों सिमिलर हैं। आप इंग्लिश देख सकते हैं। यू आई डॉन इज a Japanese term used to mean manufacturing and production. It is used to describe the process of starting production when everything is set and ready to go, ensuring that the entire system is optimized and efficient. The term comes from the traditional Japanese art sumo wrestling, where you signify readiness and I don't indicate movement of action. In production terms, it refers to the point when a preparations are complete, and the term is ready to proceed with the next phase. Key concept: you मतलब होता है everything is prepared and set, ready to begin production. I don't the moment when action is taken and production started. Advantage: reduce unnecessary delays and interruption synchronizes the entire production process. Ensure that all elements are placed before starting, leading to smoother operations. Example: before factory starts the production line, all parts are prepared, all machines are set, and the workers are ready to start the assembly. The moment of the production starts is the UI down. आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। आप देखिए थोड़ा सा पहले एक मिनट कम कर। बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है। चलो कुछ पॉइंट बचे हैं तो खत्म कर दिया है। परिभाषा: यूआई डॉन एक जापानी शब्द है जो लीन विनिर्माण और उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है
यो आइडोन एक जापानी शब्द है जो लीन विनिर्माण और उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उत्पादन शुरू किया जाता है, जब सब कुछ सेट और तैयार हो जाता है ताकि पूरा सिस्टम समन्वित और दक्षतापूर्वक काम करे। यह एक शब्द पारंपरिक जापानी कला शम रेसलिंग से लिया गया है, जो जहां युग तैयार होने का संकेत है और आई डॉन क्रिया के क्षण का प्रतीक है। उत्पादन के संदर्भ में यह उस समय को दर्शाता है जब सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं और टीम अगले चरण के लिए तैयार होती है। मुख्य अवधारणा: यो सब कुछ तैयार है और उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। आई डॉन यह क्षण जब कार्रवाई की जाती है, उत्पादन शुरू होता है। सुविधाएं: अनावश्यक देरी और रुकावटों को कम करता है, उत्पादन क्रिया को समन्वित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी तत्व शुरू होने से पहले स्थान पर हों, जिससे संचालन में चिकनाई बनी रहे, सुचारुता बनी रहे। किसी फैक्ट्री का उत्पादन लाइन को शुरू करने से पहले सभी भाग तैयार होते हैं, सभी मशीनें सेट की जाती हैं और श्रमिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। जब उत्पादन शुरू होता है तो वह यू आई डॉन क्षण होता है। These methodology OPT, ready, set, go, and UIDAN are used in lean manufacturing to to enhance efficiency, streamline production, and minimizing delays और bottlenecks. अब देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। लीन मैन्युफैक्चरिंग को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन फिलॉसफी। चलिए इसका हिंदी में आप समझते हैं, आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। टाइप्स और बेस्ड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन विनिर्माण एक उत्पादन दर्शन और सिद्धांतों का सेट है जो अपव्यय, गतिविधियां मूल नहीं होती को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उत्पादकता और दक्षता को अधिकतम करता है। इसे मूल रूप से टोयोटा द्वारा टोयोटा उत्पादन प्रणाली टीपीएस के तहत विकसित किया गया और तब से इस विभिन्न उद्योगों में एक व्यापक रूप से अपनाया गया ताकि समग्र परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके। लीन विनिर्माण का मुख्य विचार यह है कि उत्पादन प्रक्रिया में सभी प्रकार के अपव्यय को समाप्त किया जाए, जैसे कि सामग्री, समय और श्रम ऊर्जा। इस प्रकार संगठन ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं और संचालन लागत को कम कर सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य सिद्धांत: वैल्यू वैल्यू स्ट्रीम, टू, पुल और परफेक्शन। आप समझ सकते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनएप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग। आप पढ़ लीजिएगा। आवश्यक से अधिक बहुत जल्दी उत्पादन करना, सामग्री, जानकारी या उपकरणों के लिए इंतजार करना, सामग्री उत्पादों का अनावश्यक आंदोलन, अत्यधिक जटिल या महंगे उपकरण का उपयोग करना। अधिक इन्वेंट्री, आवश्यक से अधिक इन्वेंट्री रखना जिससे लागत बढ़ जाती है। मोशन, श्रमिक उपकरणों का अनावश्यक आंदोलन, दोषपूर्ण उत्पादन हुआ जिसमें से काम या नष्ट करने की आवश्यकता होती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग की लाभ: उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन गति में वृद्धि, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, निरंतर गति, तेज डिलीवरी और गुणवत्ता सुधार के कारण बेहतर ग्राहक संतुष्टि। एक कार निर्माण कंपनी में लीन प्रक्रियाएं प्रोडक्शन लाइन में कदमों की संख्या को कम करने, कार्यस्थलों को किस तरह से सुव्यवस्थित करने
का शामिल कर सकती हैं, जिससे श्रम को काम कम करना पड़ता है। और एक प्रणाली को लागू करने से वाहन थोड़ा-सा हिंदी गड़बड़ कर दी, इंग्लिश को भी समझना है। एबीसी एनालिसिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका मतलब ऑलवेज बेटर। ए हाई वैल्यू आइटम और टिपिकली क्वांटिटी होती है 10 से 20% और 70 से 80% की वैल्यू। बी आइटम 20 से 30% क्वांटिटी और 15 से 20% वैल्यू लगभग समान होती है। और सी आइटम क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वैल्यू कम होती है। समझ सकते हैं एबीसी। एबीसी एक टेक्निक है, हमने पहले वीडियो में एबीसी XYZ BD HSN FSN HML आदि का प्रकाश डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। हिंदी में देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलो समरी कर देते हैं। परिभाषा एबीसी विश्लेषण एक इन्वेंटरी श्रेणीकरण तकनीक है जो इन्वेंटरी में सबसे मूल्यवान आइटमों की पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है। यह इन्वेंटरी के महत्व के आधार पर 3 श्रेणी में वर्गीकृत करता है। ये आप लोग हमारा पहला वीडियो देखिए जिसमें एबीसी और XYZ HML FSN BD SAS गोल्फ SD पर प्रकाश डाला गया। एसक्यू के बारे में समझ लीजिए। एसक्यू पर भी कुछ सवाल बने हुए हैं। स्टॉक कीपिंग यूनिट। A stock-keeping unit is a unique identifier assigned to a product or item in inventory to track and manage. It typically includes information about the product size, color, and type, and is used to facilitate inventory management, ordering, and sales tracking. A retailer must use different SKU for each variation of a product, such as a T-shirt in different sizes and colors. For example, T-shirt blue might be one SKU, T-shirt emerald could be another. यानी ये एक इंडिकेट करता है, एक SKU एक यूनिट को इंडिकेट करता है। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट एक विशिष्ट पहचान करता है जिसे इन्वेंट्री में एक उत्पाद या आइटम को ट्रैक और प्रबंधित करने के लिए सौंपा जाता है। इसमें उत्पाद के आकार, रंग और प्रकार की जानकारी शामिल होती है। इसका उपयोग इन्वेंट्री प्रबंधन, आदेश और बिक्री ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने में किया जाता है। एक रिटेलर प्रत्येक उत्पाद के प्रसंस्करण के विभिन्न SKUs का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि विभिन्न आकारों और रंगों में एक टी-शर्ट। उदाहरण के लिए टी-शर्ट ब्लू है तो एक SKU होगा, टी-शर्ट रेड है तो दूसरा हो सकता है। देखिए अगला है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कर्व। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कर्व भी सवाल पूछे गए हैं, हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में समझ लीजिए। कुल इन्वेंट्री लागत एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है जो एक कंपनी द्वारा अपनी इन्वेंट्री को प्रबंधित करने में उत्पादन कुल लागत को दिखाता है, जिसमें ऑर्डरिंग लागत, होल्डिंग लागत और स्टॉक आउट लागत शामिल है। यह वक्र समानता दिखाता है, जैसे इन्वेंट्री बढ़ती है होल्डिंग लागत बढ़ती है, लेकिन ऑर्डरिंग लागत बढ़ती है और इसकी लास्ट बचा है एक सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी आता है। इसमें एबीसी पर ही फोकस दिया गया है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल एक तरीका है जिसमें इन्वेंट्री को विभिन्न श्रेणियों के आइटमों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित किया जाता है, जैसे कि मूल्य, मांग और महत्वपूर्णता। यह तरीका व्यवसायों और उच्च प्राथमिकता वाले आइटमों को प्रबंधित करने के लिए संसाधनों का अधिक प्रभावी तरीके से आवंटन करने के लिए अनुमति देता है। एक कंपनी एबीसी विश्लेषण का उपयोग करके ए आइटम्स उच्च वैल्यू वाले आइटम पर ध्यान केंद्रित कर सकती है, तो किसी आइटम्स कम मूल्य वाले आइटम को सरल नियंत्रित कर सकती है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारा एबीसी XYZ और VD SD FSN आते हैं। SAS गोल्ड और HML नहीं आते। देखिए भाई, आप लोगों के लिए ये प्रयास किया गया है, कृपया वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें। परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप इसको बार बार देखना होगा। थोड़े टर्म्स कठिन है और अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं। यह हमारा एक बिना कोई चार्ज लिए आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराना ही इसका एक अंतिम उद्देश्य है। धन्यवाद।